इत्तेफाक। कहानियाँ पढ़ना मुझे बेहद पसंद है। कुछ यूँ कह लीजिए कि मेरा शौक़ है। पढ़ते पढ़ते इतना खो जाती हूँ कि ऐसा लगता है मानो सब हकीकत हो। एक एक पात्र मेरे आँखों के सामने नाचने लगता है। आज अचानक एक कहानी पढ़कर मैं स्तब्ध रह गई, जैसे मैं स्वयं उसमें प्रवेश कर गई हूँ। मुझे लिखने का भी थोड़ा बहुत शौक़ है। अक्सर कुछ वाक़या लिखा करती हूँ। अचानक ही मेरे हाथों से रहा न गया, कलम उठाकर एक कोरे कागज़ को रंग भरने लगी। क्या वाकई में पैसा वक्त और रिश्ते दोनों को दफन कर देता है? कैसे इंसान वह वक्त भूल जाता है जब उसने दुख में किसी का सहारा लिया हो। हमारे समाज में ऐसे किस्से सुनने को आसानी से मिल जाते हैं। जो कहानी मैंने पढ़ी उसमें एक लड़का, जो कि उसका मुख्य पात्र था, उस वक्त उस लड़की को छोड़ जाता है जब उस लड़की को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। कारण सिर्फ पैसा। उसे करोड़ों की दौलत वाली इकलौती बेटी जो मिल जाती है। फिर पैसे का नशा ऐसा होता है जिसमें किसी की तस्वीर बनने ही नहीं देता। कदम कदम पर साथ देने वाली और मन में विश्वास प्रेरणा जगाने वाली वही लड़की अचानक से फालतू लगने लगती है जब जेब में पैसा और रुतबा सर चढ़कर बोलता है। वैसे ये तो उस कहानी का सार है जो मैंने अभी पढ़ा, मगर इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी है। यही सच्चाई तब और भी गहरी हो जाती है जब ऐसी ही कुछ खबरें अखबार की हेडलाइन बनने का काम करती हैं। आज कुछ बातें न चाह कर भी मेरे सामने प्रश्न बनकर खड़ी हैं। मुझे वो दिन आज भी याद है जब क्षितिज ने मुझसे एक लड़की का जिक्र किया था। उनके मुंह से लड़की का नाम सुनकर एक बार तो मैं चौंक गई, मगर ये अपने दोस्त के बारे में कह रहे थे। यह जानकर मैंने चैन की लंबी सांस ली। मेरा चेहरा ये आसानी से पढ़ लिया करते थे। बोले, सिमाल्या, तुम आज भी इतना डरती हो? मैंने तो सिवाय तुम्हारे कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं। हमारी लव मैरिज थी। ये बिजनेस करते थे और मैं दिन भर इनके आने का इंतज़ार। आज की भाषा में आप मुझे हाउसवाइफ भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरी पढ़ाई सीमित थी या इन्हें मेरे नौकरी करना पसंद नहीं। प्रस्ताव तो कई आए, मगर मेरी दिलचस्पी ही नहीं रही नौकरी में। फिर ज़रूरत भी क्या थी? ये सफल व्यक्ति थे। घर पर इंतज़ार करने में जो आनंद आता है वो कामकाजी महिला की किस्मत में कहाँ। परिवार में पिताजी क्षितिज, मैं और ध्रुवी हैं। ध्रुवी हमारी छोटी सी बेटी है, बहुत प्यारी, मेरी जान और मेरा सपना। उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। ये बात इनके दोस्त की हो रही थी। जैसा इन्होंने बताया वो कॉलेज के दिनों के मित्र थे। इनकी खूब निपटी थी आपस में। प्रभात नाम बताया था इन्होंने, और प्रिया इन्हीं के क्लास की एक छात्रा थी। प्रभात प्रिया को तहे दिल से पसंद करता था और पढ़ाई में भी टॉपर था, मगर एक बार शारीरिक कष्ट के कारण वह परीक्षा में असफल हो गया। उसका मानसिक स्तर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। उसने तो अपने करियर के सपने देखने भी बंद कर दिए थे, मगर उस वक्त प्रिया ने उसे सहारा दिया, उसे ढांढस बंधाया और इस लायक बनाया कि वह दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर सके। यह प्रिया का कॉलेज में आखिरी वर्ष था। प्रिया के पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे। घर में एक माँ थी। इस शहर में रुकने का कारण सिर्फ प्रिया की पढ़ाई थी, जो अब खत्म हो चुकी थी। जाने से पहले उसने प्रभात को इतना ही कहा, प्रभात, तुम एक अच्छे लड़के हो। मुझे आशा है तुम अपने माँ पिता का सपना पूरा करोगे। तुम्हारे साथ बिताए पल मेरे जीवन के अनमोल पल हैं। मैं जा रही हूँ, गुड बाय। उसके बाद वह अपने परिवार के साथ चली गई। प्रभात के पूछने पर सिर्फ उसने इतना ही बताया कि वह अपने नानी के घर हैदराबाद जा रही है, अब वह वहीं रहेगी। मैंने उत्सुकता जगाते हुए पूछा, अब दोनों कहाँ हैं? प्रभात दिल्ली में जॉब करता है, प्रिया का पता नहीं। कहकर ये खिड़की से बाहर फैले हुए वृक्ष को देखने लगे। पता नहीं क्या मतलब? क्या प्रभात हैदराबाद नहीं गया प्रिया को लेने? आपने तो कहा था दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने बात को आगे बढ़ाया। ये मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले,
पगली सबकी किस्मत हमारे जैसी नहीं होती। प्रभात हैदराबाद गया। उसने प्रिया के बताए पते पर पता भी किया तो पता चला यहाँ कोई प्रिया नाम की लड़की नहीं रहती। उसने बहुत कोशिश की मगर सब नाकामयाब रही। कभी कभी प्रभात को लगता कि प्रिया ने उसे धोखा दिया। आपको क्या लगता है? मैंने इनकी राय जाननी चाहिए। थोड़ा मुस्कुराते हुए ये बोले, वही जो प्रभात को लगता है। मगर आज अचानक ये बात कैसे उठाई? इतने सालों में तो आपने कभी मुझे नहीं बताया इस बारे में। बताना क्या था? प्रभात मेरे कॉलेज का दोस्त था, इतना कौन याद रखता है। फिर हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में इतना उलझ जाता है कि वो आगे की सोच ही नहीं पाता। वो तो कल उसका फ़ोन आया तो पुरानी यादें ताज़ा उठी। कह रहा था कि घर आ रहा हूँ, आकर मिलूँगा। अच्छा, तो प्रभात घर आ रहा है? मैंने फिर से आगे जानना चाहा। हाँ, उसका परिवार यहीं रहता है। अब भाई मुझे तो बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ बनाओ। और मैं देख रहा हूँ तुम कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो रही हो प्रभात से। इन्होंने मेरी चुटकी ली। वो आपकी आदत नहीं जाएगी, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया और किचन की ओर चल पड़ी। अरे भाई सिमाल्या, कब से डोरबेल बज रही है? ज़रा देखो तो दरवाजे पर कौन है। हाँ हाँ, पेपर छोड़ देंगे तो आपकी एक न्यूज़ की कमी नहीं हो जाएगी। बड़बड़ाते हुए मैंने दरवाज़ा खोला। जी, क्षितिज का घर यही है? उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा। हाँ, आपकी तारीफ़। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम प्रभात है। तभी ये पेपर हाथ में लिए हुए आए। अरे प्रभात तू है, अंदर आजा। बहुत कड़ा इंटरव्यू लेती हैं श्रीमती जी। अरे भाभी जी नमस्ते। मैंने एक बार फिर नज़रें उठाईं। उसकी बातों में शालीनता झलकती थी। लंबा तंबा, गोरा, भूरी आंखें और घुंघराले बाल, वो भी कुछ लालपन लिए हुए। काली पैंट और नीली धारीदार कमीज पहने वह और भी सुंदर लग रहा था। तो आप हैं प्रभात? नमस्ते। बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे घर आए। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। मैं वापस रसोई घर में चली गई। क्या चल रहा है भाई? जब से दिल्ली गए हो तुम्हारा तो कुछ अता ही पता नहीं चलता। शादी वादी करनी है कि नहीं? मुस्कुराते हुए क्षितिज ने पूछा। कुछ देर शांत भाव से सोचते हुए, पता तो तुम्हारा भी नहीं चलता। और बताओ तुम्हारी बेटी ध्रुवी कैसी है? प्रभात ने कहा। हाँ, इस वक्त स्कूल में है, इसी वर्ष दाखिला कराया है। सिमाल्या भी यही चाहती थी। हमारी रसोई से लॉन तक का नक्शा कुछ ऐसा था कि वहाँ से लॉन तक का कोना कोना आसानी से नज़र आता था। वहीं लगी खिड़की से मैं पकौड़ियाँ छानते हुए इनकी बातें सुन रही थी। मुझे तो प्रिया नाम के शब्द का इंतज़ार था। मैं जानना चाहती थी कि सच क्या था। हाथ में कॉफ़ी के कुछ प्याले और साथ में पकौड़ियाँ लिए मैंने लॉन में प्रवेश किया। लीजिए नाश्ता करिए, बातें वगैरह तो होती रहेंगी। आइए ना भाभी जी, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। क्या करें, काम में इतना बिजी हो गया था कि क्षितिज की शादी में भी नहीं आ सका। काम में बिजी थे या खुद बिजी रहना चाहते थे? सच कहिए प्रभात, क्या इतने सालों में आपकी प्रिया जी से एक आध बार भी बात नहीं हुई? मैंने प्रभात से जानना चाहा। उन्होंने ना में सर हिलाया। क्षितिज ने भी समझाते हुए कहा, छोड़ ना प्रभात, कब तक इंतज़ार करता रहेगा? उसे लौटना होता तो वो लौट आती। तू घर में अकेला बेटा है, बहनों की शादी तो तूने कब की कर दी। अब तो बहू लाकर अंकल आंटी की भी इच्छा पूरी कर दे। उसने क्षितिज की ओर देखा, फिर अचानक खड़ा होकर वो खिड़की के पास बढ़ा। कुछ देर तक वो बाहर देखता रहा। कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। फिर बोला, हाँ यार, मैं यही सोच रहा था। पिताजी ने मेरे लिए एक लड़की देखी है। उसके पिता आर्मी में ऑफिसर थे, अब उनका देहांत हो गया है। घर में एक बूढ़ी माँ है। पिताजी ने बहुत जिद की। वो चाहते थे कि मैं खुद जाकर लड़की देखूं, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने तो कह दिया है, आप जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मैं शादी करने को तैयार हूँ। देख यार, तू जा या ना जा, मगर मैं तो अपनी भाभी को देखने ज़रूर जाऊँगा। सिमाल्या, तुम क्या कहती हो? मैंने मुस्कुराते हुए इनकी बातों का समर्थन किया। पिताजी तो इसी माँ सगाई की रस्म पूरी करना चाहते थे, मगर मैंने ही मना करवा दिया। मैं चाहता हूँ सीधे शादी हो जाए, और वैसे भी शादी में
अपने लिए नहीं, माँ पिताजी की खुशी के लिए करना चाहता हूँ। प्रशांत ने अपनी बात पूरी की। क्षितिज तपाक से बोले, क्यों यार, बड़ी जल्दी है शादी की? तब सगाई भी नहीं, सीधे शादी? कहीं बाद में पछताना ना पड़े। कैसा पछतावा यार, अब तो किसी भी लड़की से मेरी शादी होगी, वही मेरे जीवन के साथी होगी, वो चाहे जैसी भी हो। जितनी इज्जत वो मुझे देगी मैं 2 गुनी देने की प्रयास करूँगा। रही बात प्रिया की, तो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज हकीकत कुछ भी हो, मगर मैं बस इतना जानता हूँ कि वह एक अच्छी लड़की थी और मैं उससे बहुत पसंद करता था। मैं आज भी उसकी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितना मैं उन दिनों किया करता था। कहते कहते प्रभात की आवाज़ भारी होने लगी। देखिए प्रभात जी, अतीत को वर्तमान में घसीटने से वर्तमान भी अतीत बन जाता है। बेहतर तो यही होगा कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें, और आपका भविष्य वो लड़की है जो आपकी संगिनी बनने जा रही है। मैंने अपने मन की भावना प्रभात के समक्ष रख दी। यार, मेरी पत्नी इतनी समझदारी की बातें भी करती है, मुझे तो पता ही नहीं था। क्षितिज हंसते हुए बोले, और नहीं तो क्या, आप मुझे अपने जैसा मानते हैं क्या? मैंने भी हंसते हुए आंसर दिया। तभी प्रभात उठ खड़ा हुआ। उसके पास एक बैग था। बैग का चैन खोलकर एक सुंदर सा कार्ड उसने क्षितिज की ओर बढ़ाते हुए कहा, 14 को मेरी शादी है, भाभी को लेकर जरूर आना। क्या करूँ यार, सब इतनी जल्दी हो गया। सोच रहा था शादी के बाद माँ पिताजी को भी दिल्ली ले जाऊँ अपने साथ। अब वहीं रहना चाहता हूँ, मुझे इस शहर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाभी जी, चलता हूँ। कभी क्षितिज के साथ घर जरूर आइएगा। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद उसकी बातें मेरे कानों में गूंजती रही। एक अजीब सा एहसास होता है उसकी बातें सोचकर। मन तो करता है ईश्वर से दुआ मांगू कि उसकी प्रिया उसे वापस मिल जाए, मगर अब ऐसा सोचना भी पाप था, क्योंकि उसकी शादी होनी तय हो चुकी थी। वो लड़की भी कितनी खुश होगी, कितने सपने होंगे प्रभात को लेकर उसके मन में। मुझे भी पहले इन्हीं बातों का डर रहता था। सोचती थी कहीं मेरी शादी क्षितिज से नहीं हुई तो क्या होगा। मैंने तो शुरू से ही इन्हें अपना पति मान लिया था, फिर किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं प्रभात के मन को अच्छी तरह पढ़ सकती थी, मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुझे तो बहुत उत्सुकता थी शादी को लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि प्रिया आ जाए। तमाम बातें सोच रही थी मैं। सुनिए, आज ज़रा घर जल्दी वापस आ जाइएगा। ऑफिस जाते वक्त मैंने क्षितिज से कहा। क्यों, कोई ख़ास बात है? आप कहें तो आज जाता ही नहीं हूँ। आपका बस चले तो आप रोज़ घर पर ही रह जाएं, और ज़रा जल्दी ही आइएगा। भूल गए क्या, आज 14 तारीख है, आज प्रभात की बारात जानी है। आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता। अरे हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ। तुम ज़रा कोई अच्छा सा तोहफ़ा देख लेना, तो समय की बचत हो जाएगी और थोड़ा काम भी निपटा लूँगा। ध्रुवी, देखो बेटा, पापा आ गए हैं क्या? हाँ मम्मी, पापा आ गए हैं। अरे ध्रुवी, तुम अभी तैयार नहीं हुई? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बारात में नहीं जाना है क्या? यही तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, मैंने थोड़ा गुस्से में कहा। कैसी बात कर रही हो हिमालय, थोड़ी सी तो देर हुई है। चलो गुस्सा छोड़ो, फटाफट तैयार हो जाओ। हमें पहले प्रभात के घर जाना होगा। और हाँ, पापा तैयार है या नहीं? मैं तो कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बहू ठीक कहती है, देर करने की तुम्हारी आदत हो गई है। क्या पापा, आप भी हमेशा हिमालय का साइड लेते हो, जैसे मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। आपने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है, हर वक्त मुझे डांटती रहती है। अरे भाई, किसकी बात कर रहे हैं? मैंने क्षितिज से पूछा। ध्रुवी की। और किसकी? मम्मी उसे डांटती रहती है। क्यों ध्रुवी? नहीं मम्मी, मैंने ऐसा नहीं कहा। पापा तो मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। अच्छा, अभी तक तो केवल बाप शायर, अब बेटी के अंदाज भी शायराने हो रहे हैं। बताइए ना बाबूजी, क्या बात है? कुछ नहीं बेटी, जानती तो हो क्षितिज का बचपना। अच्छा हुआ तुम इसे मिल गई, नहीं तो पता नहीं इसका क्या होता। पिताजी चलिए, नहीं तो हम लोग विदाई में पहुंचेंगे। बारात प्रभात के घर से उठकर गेस्ट हाउस पर पहुंची। काफ़ी अच्छी सजावट थी वहाँ की। पूरा गेस्ट हाउस दुल्हन की तरह सजा था, जैसे उसी का विवाह होने वाला हो।
बाबूजी और ध्रुवी काफ़ी खुश थे। वे तो पूरी तरह बारात में खो गए थे। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि प्रिया ज़रूर आएगी। तभी अचानक क्षितिज कहने लगे, सिमालिया वो देखो। अरे प्रिया! प्रिया? कहाँ है प्रिया? वो सामने है। क्षितिज कुछ बड़बड़ा कर बोल रहे थे। मैंने देखा वहाँ एक विधवा वस्त्र धारण करे महिला खड़ी मेहमानों का स्वागत कर रही थी। क्षितिज, ये प्रिया है? मगर इसकी उम्र तो काफ़ी लगती है। आप तो कह रहे थे आप सभी एक साथ पढ़े हैं, मगर ये क्या? मैंने पलट कर देखा तो क्षितिज थे ही नहीं। मैं अकेले ही बड़बड़ाए जा रही थी। तभी मेरी नज़रें उस महिला पर गई। ये क्या, क्षितिज भी वहीं पहुंच गए? दोनों कुछ बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास गई। मुझे देखते ही क्षितिज बोले, ये मेरी पत्नी सिमाल्या है, और सिमाल्या ये है प्रिया, प्रिया की मम्मी। अब बात मेरे कुछ समझ आ रही थी। अब तक जिसे मैं प्रिया समझ रही थी वो वास्तव में प्रिया नहीं बल्कि उसकी माँ थी। मगर ये इस शादी में क्या कर रही है? और अगर ये है तो प्रिया भी ज़रूर आई होगी। कहो बेटा कैसी हो? महिला ने पूछा। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने मौन तोड़ा। मैं तो खुद में ही खोई थी। ठीक हूँ आंटी। आंटी जी, प्रिया नहीं आई क्या? थोड़ा मुस्कुराते हुए उस महिला ने कहा, मेकअप रूम में है बेटा। उसके बताने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे मेरा उपहास कर रही हो। क्षितिज तो अपने दोस्तों में इतना खो गए थे कि वो मुझे भूल ही गए थे। मैं मेकअप रूम में गई, वहाँ कई लड़कियाँ थीं, मगर मैं तो प्रिया को पहचान ही नहीं पाई। कारण ये था कि मैंने आज से पहले उसे देखा ही नहीं था, और पूछना मैंने ठीक नहीं समझा। हम खाना वगैरह खाकर जल्दी घर लौट आए। ध्रुवी का स्कूल भी था, हमने रुकना ज़रूरी नहीं समझा। फिर क्षितिज भी घर आना चाहते थे। घर आकर मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। क्षितिज, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नई नई शादी हुई है प्रभात की, हमें खुद उन्हें बुलाना चाहिए और हम उल्टे उनके घर जा रहे हैं। सिमालिया, तुम बहुत सोचती हो। अब बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। फिर किसी दिन हम भी उन्हें बुला लेंगे। इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। जल्द ही मैं तैयार होकर उनके साथ प्रभात के घर पहुंची। क्योंकि बुलावा दिन का था, इसलिए हमने ध्रुवी को ले जाना ठीक नहीं समझा। मैंने तो उसे बताया तक नहीं तो एक बहाना मिल जाता स्कूल न जाने का। घर पहुंचते ही इन्होंने डोर बेल बजाई। दरवाज़ा खुला। सामने प्रभात खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो खुश लग रहा था। अंदर आइए भाभी जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बच्चों, सिर्फ भाभी, हमें नहीं बुलाएगा? क्षितिज ने शरारत भरे अंदाज में बोला। ऐसी बात नहीं है यार, आ जा। अंदर का नज़ारा देखने लायक था। पूरा घर सजा रखा था प्रभात ने। अंकल आंटी कहाँ हैं प्रभात? क्षितिज ने पूछा। वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। वाह भाई, हमें बुलाकर खुद गायब है, ये भी कोई बात हुई? मैंने प्रभात से कहा। असल में भाभी, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता था। ये देखिए, ये इत्तेफाक है। मैंने देखा सामने प्रभात की पत्नी बैठी थी। तो आप हैं हमारी देवरानी। अच्छा नाम है आपका, इत्तेफाक? नहीं भाभी, इसका नाम नहीं है। सारा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। आपने कार्ड में नाम नहीं पढ़ा था क्या? कार्ड से याद आया, जब प्रभात कार्ड देकर गया था उसके बाद हाँ, ध्रुवी ने उसमें से बने फूल और गणेश जी की कटिंग कर ली थी और बाकी बचे लिफाफे का जहाज़ बनाकर उसने सारे घर में उड़ाया था। मैं नाम कहाँ से देखती। क्या सोच रही हैं भाभी? कुछ नहीं, पढ़ा था मगर ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, ये प्रिया। क्या प्रिया? कौन प्रिया? मुझे सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वही प्रिया जिसकी बात मैं उस दिन कर रहा था। मगर वो तो हाँ भाभी जी, हैदराबाद जा रहे थे तभी इनकी नानी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया मकान बेचकर वो इन्हीं के पास आ रही है। फिर इसके पिताजी ने वहीं पे एक मकान ले लिया। एक दिन अचानक प्रिया की माँ की मुलाकात मेरे घर वालों से हुई। ये एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, सो घरेलू आना जाना हो गया। और एक दिन पिताजी ने इनके सामने मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा। आंटी भी मान गई और हमारी शादी हो गई। मैं ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। उधर क्षितिज तो प्रिया से ही बतियाया जा रहा था। मैं इनके पास गई। मैंने कहा, तो आप जानते थे? हाँ, उस दिन प्रिया की माँ ने मुझे सब बता दिया। मैंने मिलवाया तो था तुम्हें उनसे।
अब समझ आया मुझे इन्होंने मेकअप रूम की बात क्यों की थी। प्रिया उस समय तैयार हो रही थी। सच ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इत्तेफाक है। आज मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया भगवान। और अभी तक माँ पिताजी भी नहीं जानते हैं कि मैं प्रिया को पहले से ही पसंद करता था, प्रभात बोला। जानते तो थे बेटा, मगर एक बात हमें ये नहीं समझ आई कि तुमने सगाई के लिए मना क्यों कर दिया और तुमने लड़की का चेहरा भी नहीं देखा, प्रभात के पिताजी ने कहा। उस वक्त वह प्रभात के माँ पिताजी, प्रिया के माँ और हमारे पिताजी को भी देखकर हम सब अचानक चौंक पड़े। पिताजी आप भी जानते थे? क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर बाबूजी से पूछा। हाँ, जानते तो हम सब थे। हम सब ने मिलकर ही ये सोचा था। प्रिया तो डर ही गई थी उस वक्त जब प्रभात ने सगाई करने से मना कर दिया था। वो सोच रही थी कहीं प्रभात उसे भूल तो नहीं गया, कहीं वो इस रिश्ते से नाखुश तो नहीं है। तमाम बातें सोचती रही। प्रिया की माँ ने बताया, नहीं आंटी, मैं फ़ोटो सिर्फ इसलिए नहीं देखना चाहता था क्योंकि मैं प्रिया से प्यार करता था और मुझे लगा शादी किसी और से हो रही है। जो भी हुआ सब अच्छा हुआ, मैंने हंसते हुए कहा। फिर प्रिया ने आगे बढ़कर सबका आशीर्वाद लिया। सब ने मिलकर खाना खाया। सारा दिन धमा चौकड़ी होती रही, कोई कुछ कहता कोई कुछ। शाम को हम अपने घर आए। रात में सबकी बातें कानों में गूंज रही थी। अगर ये सब इत्तेफाक ही था तो ईश्वर करे ऐसे इत्तेफाक सबकी ज़िंदगी में आए। अचानक ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, माँ क्या सोच रही हो? भूल गई आज प्रभात अंकल और प्रिया आंटी आ रहे हैं। ध्रुवी की बातों ने मुझे एक गहरी निद्रा से उठा दिया। मैं तो एकदम खो ही गई थी पुरानी बातों में। आज कितने साल हो गए इनकी शादी के, मगर समय समय पर मैं यादों में खो जाती हूँ। प्रभात का प्रिया से मिलना वाकई एक इत्तेफाक ही तो था।